Very good morning, warriors. तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. सॉरी फॉर एक्चुअली थोड़ी लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में, बट इट्स ओके. मैं आपकी वीडियोस और आपके सिलेबस फटाफट कंप्लीट करा दूंगी विद इन 2 to 3 डेज़. आप बस सारे वीडियोस को प्रॉपरली देखो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो आ जाते हो नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. प्रिज्म के थ्रू कैसे जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. आपने प्रीवियस सेक्शन या चैप्टर में देखा कि कैसे जो रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होता है. फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज इन द ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. तुमने पढ़ा था जैसे कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसमें कोई इंसिडेंट रे आ रही है, तो जब इमर्जेंट रे बनती है तो वो जस्ट उसकी क्या बनती है, पैरेलल बनती है. ये तुमने पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है. However, it is slightly displaced laterally. And how would light get refracted through a transparent prism? बस ये थोड़ा सा क्या होता है, इससे डिफ्लेक्टेड होता है, बट इसके अल्टीमेटली पैरेलल ही होता है. अब हम लोग को जानना है कि कोई भी एक प्रिज्म के केस में ये चीज़ कैसे काम करती है. ठीक है, तो कंसिडर्ड अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. एक ग्लास प्रिज्म को बोल रहा है ले लेने. इफ़ 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस. प्रिज्म है तो 3D स्ट्रक्चर याद रखना, दैट इन दिस वे, क्योंकि 3 होगा क्या, रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, और बाकी क्या होगा, बाकी 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, लेटरल सरफेस होगा, और 2 रेक्टेंगुलर बेस होगा. दिस सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. ये जो सरफेस होंगे ये सब एक दूसरे में क्या होंगे, इंक्लाइंड होंगे. एंड द एंगल बिटवीन दिस 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म. और ये जो 2 लेटरल फेसेस के थ्रू जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज ए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. 2 लेटरल सरफेस होगा और 2 रेक्टेंगुलर बेस होगा और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होगा प्रिज्म में, जिसमें पहले फेस में देखोगे तो 2 लेटरल सरफेस के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं. तो चलो आगे पढ़ते हैं. ये देखो, यही है प्रिज्म जिसमें ये 2 लेटरल सरफेस के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म. यही सब समझ लो, उसके बाद पढ़ के समझा दूंगी. देखो यहाँ पे ये प्रिज्म है, यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, फर्स्ट थिंग. उसके बाद इंसिडेंट रे आके क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, और रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ. याद करना यहाँ पे डेंसर मीडियम का कौन होता है, जो कि जहाँ से लाइट ईजिली पास आउट ना हो पाए, और रेयरर का कौन सा मीडियम होते हैं जिसमें जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम. तो ये हो गया रेयरर मीडियम, क्योंकि एयर है, और अंदर वाला ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम. तो नॉर्मल से जब इंसिडेंट रे इस एंगल पे आके इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, क्योंकि अंदर डेंसर है और लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है. मैंने बताया था जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो वो डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो लाइट क्या हुई, उसको ऐसे जाना था बट वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल. उसके बाद फिर नॉर्मल खींचा इन्होंने. नॉर्मल में लाइट को अल्टीमेटली जानी थी ऐसे, बट ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा. क्यों, क्योंकि लाइट जो है अब डेंसर टू रेयरर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, इसलिए क्या हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई. ठीक है, बट अल्टीमेटली लाइट को जाना था ऐसे. अब ये जो लाइट ये निकली, ध्यान देखना, ये हो गई ये वाला रे, और ये हो गई, इसको ऐसे जाना था. ठीक है, ये जो लाइट जब डेंसर टू रेयरर मतलब प्रिज्म से एयर ट्रैवल कर रही थी, जिधर डायरेक्शन में मूव हुई उसको पीछे क्या करो, खींचो. तो ये 2 लाइन जहाँ पे आके मिट कर रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. ये एंगल को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. समझ आई. अब एक एक करके सब समझा दूँ. देखो सबसे पहली बात यहाँ आई तो क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, इंसिडेंट रे थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, पहली बात क्लियर. फिर रिफ्रैक्ट हुई तो नॉर्मल के साथ क्या बना, रिफ्रैक्टेड एंगल बना.
ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना और रिफ्रैक्टेड रे हुआ। फिर ये दोबारा रिफ्रैक्ट हुई क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही थी, तो दूसरा वाला जो रे उसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हो। पिछले ही रेक्टेंगुलर स्लैब वाला सेक्शन में पढ़ चुके हो, तो दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। उसके बाद इसको पीछे खींचा और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट की वहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज डिनोटिंग फ्रॉम एंगल डी, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज द ए। ये मैंने आपको पीछे ही बता चुका है, समझ आ गई। अब यहाँ पे पी ई इंसिडेंट रे थे, ई एफ रिफ्रैक्टेड थे, एफ एस इमर्जेंट रे थे। यू मे नोट दैट रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस ए बी, द लाइट रे ऑन द रिफ्रैक्शन हैज़ बीन बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एंड एट द सेकेंड सरफेस द लाइट रे इज हिंटेड फ्रॉम ग्लास टू एयर, हिंस इट इज मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोल क्या रहा है, जब ये डेंसर टू रेयरर जा रही थी तब अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव की, क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव की, लेकिन जब ये रेयरर टू डेंसर जा रही थी तब देन इट मूव फ्रॉम टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव किया। ये समझ आया, यही चीज़ ये पूरे लाइन में बोला गया। तो नाउ उसके बाद हिंस इट हैज़ बीन bent away from normal. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. Is it similar to kind of bending that occur in a glass slab? क्या जो प्रिज्म के केस में तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वही चीज़ तुमने रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में भी ऑब्जर्व किया था? The peculiar shape of the prism make the emergent ray bent at an angle of direction of the incident and this angle is called the angle of deviation. जब तुमने emergent ray को पीछे तरफ खींचा, इमर्जेंट रे को पीछे तरफ खींचा और इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ जहाँ से उसको जाना था उस दोनों को मीटअप कराया, तो एक एंगल पे वो मीटअप किए, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। और जो मार्क एंगल है डेविएशन का इन द वेव एक्ट एंड मेजर इट, उसके बाद जो भी एंगल ऑफ डेविएशन आया था उस चीज़ एक्टिविटी को परफॉर्म करो और मेज़र करो कि एंगल ऑफ डेविएशन आया क्या। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, जब भी कभी वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के द्वारा ट्रैवल होती है तो वो क्या होते हैं, 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि तुम एयर में या क्लाउड्स में रेनबो देखने को मिलता है। तो ये सब प्रॉपर्टी, ये सब फिनोमिना इसी डिस्पर्जन प्रॉपर्टी से आती है। तो लेट गेट स्टडी। तो यू मस्ट हैव बीन सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर इन अ रेनबो, तुमने ज़रूर देखा होगा कि रेनबो के कलर्स 7 कलर्स में वाइट लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तुमने देखा। एक्चुअली तुम्हें बादल जो है वो कैसा दिखता है, वाइट लाइट की तरह वाइट क्लाउड्स दिखते हैं, बट जनरली जब क्लाउड्स जो है रेन हो रही होती है और रेन स्टॉप होती है और धूप आ जाती है तो उस दौरान तुम्हें रेनबो देखने को मिलता है। दैट वाज द 7 कलर्स के बेंड्स। वो क्यों दिखते हैं? हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस अ वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो, कैसे एक वाइट लाइट सन का 7 कलर्स के बैंड्स दे जाते हैं। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इस क्वेश्चन के आंसर को देने से पहले हम लोग प्रिज्म के साथ पढ़ेंगे कि प्रिज्म जब वाइट लाइट को अपने थ्रू पास कराता है तब क्या होता है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ कलर। जब वाइट लाइट पास होता है प्रिज्म से, जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो वो उसको क्या बेंड या फिर बोलो स्प्लिट करता है, तोड़ता है 7 बैंड्स के कलर पे। और वो 7 बैंड्स के कलर क्या क्या है उसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला है, मतलब एक ट्रिक है, दैट इज विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। सबसे बेंडिंग वायलेट होता है और सबसे लीस्ट बेंडिंग कौन करता है, डिफ्लेक्टिंग, दैट वाज रेड। तो नोट दैट कलर दैट अपीयर एट द टू एंड ऑफ द कलर बैंड, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी इन द स्क्रीन। इस स्क्रीन में तुम क्या सीक्वेंस देख रहे हो कलर का? द वेरियस कलर आर सीन आर इंडिगो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज सोन इन द फिगर। और तुम विबग्रो एक ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो इनको याद करने के लिए। तो द बैंड ऑफ कलर कॉम्पोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। ये जो कलर कॉम्पोनेंट की बैंड है जो विबग्योर से लेके आर्ट तक पहुंचती है इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू तुम सारे कलर को एक सेपरेटली वे में देख सकते हो। तो yet something make each color distinct from the other,
हर एक कलर दूसरे कलर से किसी भी तरह तो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। जब भी कभी भी तुम वाइट लाइट को 7 बेंडिंग कलर पे क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, स्प्लिट करते हो, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं। तो ये चीज़ से तुमको एक पार्ट कंक्लूड होती है कि वाइट लाइट जो है 7 कलर्स के बैंड से क्या होता है, बना हुआ होता है। 7 बैंड्स ऑफ कलर से क्या होता है, बना होता है। और जब हम लोग वो चीज़ को शो करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को डिस्पर्जन कहते हैं। तो वी हैव सीन दैट द वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू द 7 कलर कॉम्पोनेंट बाय अ प्रिज्म। एक प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर्स के बैंड में तोड़ता है, देखा आपने। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। अलग अलग कलर जो है लाइट के वो अलग अलग एंगल के थ्रू क्या करते हैं, बेंट हुए हैं उस प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। तो एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म, जैसे वो प्रिज्म से पास हो रहे हैं तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये वाला फिगर देखो, रेड लाइट इतना डिफ्लेक्ट, वेट देखो, रेड लाइट इतना वेट रेड लाइट इतना डिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये लाइट इतना डिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये लाइट इतना डिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये लाइट इतना, फिर ये इतना। तो इन दिस वे इट विल गो ऑन। आफ्टर दैट thus the ray of each color emerge along different path and thus become distinct. It is the band of distinct color that we see in the spectrum. ये अलग अलग कलर के बैंड है जो हम लोग ने स्पेक्ट्रम में देखा। तो आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। इस चीज़ की जो तुमने अभी जिस चीज़ के बारे में पढ़ा उस चीज़ के बारे में सबसे पहली बार इस चीज़ को ऑब्टेन करने वाले कौन थे, सर आइजैक न्यूटन थे। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फर्दर बाय यूजिंग द अनदर सिमिलर प्रिज्म। इन्होंने वाइट लाइट को स्प्लिट करके बैंड्स में कन्वर्ट, 7 कलर्स के बैंड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। However, he could not get any more colors. उनको ज़्यादा और कलर्स नहीं मिला, सिर्फ 7 बैंड्स ऑफ कलर्स ही मिले हर चीज़ में। तो he then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the prism as shown in the figure. This allowed all the color of the spectrum to pass through the second prism and he found a beam of light emerging from the other side of the second prism. And this observation gave the Newton that idea that sunlight is made up of the 7 colors. सनलाइट जो है वो 7 कलर से कैसे बना हुआ है, इस चीज़ की प्रूफ जो है सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। उन्होंने क्या किया, पहले एक प्रिज्म रखा, उससे वाइट लाइट को पास कराया, तो वो 7 बैंड्स ऑफ कलर्स में क्या हुए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद अगेन उन्होंने एक और प्रिज्म इन्वर्टेड पोर्शन में क्या किया, प्लेस्ड किया, तो और ये 7 बैंड्स ऑफ कलर्स को पास आउट कराया उनसे। तो उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होके ये सब इमर्ज हो गए और एज अ वाइट लाइट क्या हुए, आउट ऑफ द प्रिज्म निकले। तो यहाँ पे भी वाइट लाइट था, यहाँ 7 बैंड्स ऑफ कलर्स थे, ये 7 बैंड्स ऑफ कलर्स इस प्रिज्म से पास होके रिफ्रैक्ट हुए, फिर इमर्ज हुए और इमर्जेंट रे जो निकला दैट इज़ द वाइट लाइट, जिससे पता चला वाइट लाइट जो है 7 बैंड्स ऑफ कलर्स से क्या हुआ है, बना हुआ है। हेंस वी कैन प्रूव दैट कि सनलाइट जो है वो 7 बैंड्स ऑफ कलर से क्या हुआ है, 7 बैंड्स ऑफ कलर से क्या है, फॉर्म्ड है, ठीक है। तो any light that give a spectrum similar to that of the sunlight is often referred to as a white light. जो भी लाइट अपने आप को स्प्लिट करके 7 बैंड्स ऑफ कलर्स को स्प्लिट करता है, उस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लोग, या उस टाइप के स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो भी एक वाइट लाइट है। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है अपियरिंग इन द स्काई। रेनबो जो है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें स्काई में दिखता है आफ्टर रेन शावर। तो इट इज़ कॉज बाय द डिस्पर्जन आफ्टर ऑफ सनलाइट बाय अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके द्वारा ये क्या होता है, लाइट का डिस्पर्जन होता है, स्प्लिटिंग होती है वाइट लाइट की, और वो रेनबो में अपीयर्ड होते हैं। जैसे कि सनलाइट गया, ठीक है, सनलाइट गया, पहली बात क्या हुई, सबसे पहले क्या हुई, अंदर में रिफ्रैक्शन हुई तो वाइट लाइट गया, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुई और उसके बाद ये जो है एज अ 7 बैंड्स ऑफ कलर बन के निकला, तब होता है रेनबो की फॉर्मेशन। तो रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। रेनबो हमेशा उसी डायरेक्शन में बनेगा जब क्या होगी, सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि रेन ड्रॉप्स के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान से देखना, रेनबो किसके द्वारा बनाया जाता है,
रेनबो जो है वो कौन बनाता है? रेनबो इज एक्चुअली फॉर्म बाय व्हाट? सन। जब कहाँ से गुजरता है? सन इज पासिंग थ्रू दी व्हाट? वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट। तो जब भी रेन सावर होती है, जैसे कि ये रेन सावर का एक ड्रॉपलेट है, तो इससे क्या होगी? सनलाइट पास हुई, नॉर्मल से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ पे ध्यान देखना, दोनों प्रॉपर्टी होती है, पहले रिफ्रैक्शन हुई, फिर ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई विद द इक्वल एंगल ऑफ फॉर्मिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये जब स्प्लिट होती है तो 7 कलर्स के बैंड में स्प्लिट होती है। तो सनलाइट इधर से आई, सनलाइट इधर से आई, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है? ऑलवेज क्या बनता है? रेनबो बनता है। यही चीज़ बोला जा रहा है। तो दो प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। तो द वाटर ड्रॉपलेट एट लाइक अ प्रिज्म, ये प्रिज्म की तरह काम करता है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। वो रिफ्रैक्ट करते हैं पहले, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर डिस्पर्स करते हैं सनलाइट को, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन एंड इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर क्या हुआ? 7 कलर्स पे डिस्पर्स्ड हुए और आउट ऑफ द ड्रॉपलेट बाहर आए। तो ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण ये जो लाइट क्या हुई? ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई, डिस्पर्स हुई, ये हमारे आई तक पहुंचती है और हमें रेनबो दिखता है ऐसे। और सनलाइट तो यहाँ है, तो इसके अपोजिट साइड में क्या होता है? रेनबो बनते हुए हमें दिखता है। ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन। तुम रेनबो को देखते होगे सनी डे के दिन, जब थोड़े मोरे रेन सावर होते हैं, ठीक है, विद द सन बिहाइंड यू। और देखना, जिस तरफ तुम्हारा रेनबो होगा उसके बिहाइंड तुम्हारा क्या होगा? सन होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में तुमको सितारे दिखते हैं, सन दिखते हैं, प्लैनेट्स। जब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो विदाउट एनी पॉल्यूशन तो आपको प्लैनेट्स भी दिखते हैं। लेकिन अभी हम लोग लाइटिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे स्टार्स एंड द सनलाइट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें जो स्टार्स होते हैं या फिर सनलाइट्स होते हैं वो तुमको एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखते जहाँ पे वो एक्चुअल अपीयर्ड होते हैं। दे आर ऑन द एपरेंट पोजीशन। अब कैसे? we are discussing. You might have observed that the apparent random veering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. मतलब तुमने देखा होगा बहुत सारे रैंडम वियरिंग और फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट्स के, जो मतलब हॉट, देखो जैसे कि एक स्टार्स है जो जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है साइन करने की, तो दैट वाज द टर्बुलेंट स्टीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और रेडिएटर। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप। अगर मान लो कोई रेडिएटर है या हॉट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर की जो एयर होगी वो गर्म होगी एज कम्पेयर टू उस पोर्शन वाले एयर को छोड़ के उसके ऊपर वाले एयर। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन गर्म है तो इसके ऊपर वाले एयर भी ऑब्वियसली गर्म होंगे, बट उससे ऊपर वाले एयर कोल्ड होंगे एज कम्पेयर टू उसके नीचे वाले एयर। सो द हॉटर एयर इज लाइटर देन द कोलर एयर अबव इट। जो हॉट वाला एयर होता है वो हल्का होता है एज कम्पेयर टू कूलर एयर। तो दस अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ कूलर एयर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका? कूलर एयर का, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हॉटर एयर। तो हॉटर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? लेस देन होता है एज़ कम्पेयर टू द कूलर ऑब्जेक्ट। उसके बाद, सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, लेकिन जो फिजिकल कंडीशन है रिफ्रैक्टिव मीडियम यानी कि एयर का, वो स्टेशनरी नहीं होता है। द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर fluctuate, and this wavering is thus an effect of atmospheric refraction of light by the earth atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of a star is a similar phenomenon on such a smaller scale. Let us see how we can explain it. देखो क्या होता है,
तुमने कोई भी चमकीले ऑब्जेक्ट्स है या फिर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है या रेडिएटर है, उसके ऊपर का एयर ऑलवेज गर्म होगा, और वो एयर गर्म होगा तो उसके और ऊपर का एयर जो होगा वो थोड़ा ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट हॉट एयर। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो हॉट एयर होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, साथ ही साथ वो हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू कूलर एयर। हिंस हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू या कम होता है एज़ कम्पेयर टू कूलर एयर। तो जब भी कभी भी हॉट एयर जो होता है या जो फिजिकल कंडीशन होता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब जिस पे लाइट रिफ्रैक्ट करती है, वो स्टेशनरी नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट किया जाता है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है हॉट एयर के कारण, और वही फ्लक्चुएशन ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार को कराता है। अब इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब जैसे कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर का एयर भी क्या होगा, दैट विल बी हॉट, और उसके ऊपर के एयर क्या होगा, दैट विल बी कोल्ड, ठीक है। तो क्या होगा, जब एयर ट्रैवल करेगा तो एटमॉस्फेयर है अर्थ का फर्स्ट थिंग, और अर्थ का एटमॉस्फेयर के कारण क्या होगा, हॉट होगा एज कम्पेयर टू वैक्यूम। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, लाइट रे बार बार, जैसे कि एक मीडियम हुआ, दूसरा मीडियम हुआ, तीसरा मीडियम हुआ, जब वो वैक्यूम से आ रहा होगा नॉर्मली आएगा, अंदर आएगा तो अंदर मीडियम भारी होगा यानी कि डेंसर, यानी कि टूवर्ड्स क्या होगे, नॉर्मल, ऐसे, उसके बाद फिर थोड़ा सा और, उसके बाद फिर थोड़ा सा और, मतलब जहाँ पे तुमको एक्चुअल स्टार दिख रहा होगा दैट विल बी नॉट ऑन द एक्चुअल पोजीशन, बट स्टार तो यहाँ पे दिखना चाहिए था ऑब्जेक्ट को, बट वो अब यहाँ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो एपरेंट पोजीशन पे आ गया है बिकॉज ऑफ दी वॉट दैट कॉल द रिफ्रैक्शन। और वो रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो प्रॉपर वैक्यूम वाला नहीं है, दैट विल कंटेन सम पार्टिकल या हॉट पार्टिकल, या फिर बोलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण क्या होती है, फ्लक्चुएशन होती है। जो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से आ रही है हमारे आई तक, और हमारे आई तक आने के, हमारे आई तक पहुंचने तक इतनी बार वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, इतनी बार वो रिफ्रैक्ट हो जाता है कि वो हमें फ्लक्चुएट होता हुआ दिखते रहता है। इसलिए हम उसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या स्टार की चमकाहट कहते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो द रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है वो क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जो भी आपको मैंने बताया, अगर स्टार से लाइट आ रही है और हमारे आई तक पहुंच रही है तो उसको पहुंचने में इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन के थ्रू पहुंचना होता है कि वो आगे पीछे फ्लक्चुएट होती रहती है ड्यू टू द हॉट वेदर। ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन। जब वो वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही थी तब उसको क्या हुआ? रिफ्रैक्शन सहना पड़ा। और उसके बाद जब एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो इंटर कर गई तो कॉन्टिन्यूसली वो रिफ्रैक्शन हो रही है। तो द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को ख़त्म करो, दूसरे में और डेंसर आ जाती है, तो बार बार वो डेंसर मीडियम पे मीन्स टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। तो सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टार्लिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या हो रहा है? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर आ रही है, वही बोला मैंने, तो रेयरर से डेंसर आने में क्या होता है, वो नॉर्मल के टूवर्ड्स जा रहा है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयरिंग होती है, और जैसे जैसे वो तुम अंदर जाते हो वैसे वैसे डेंसिटी या डेंसर मीडियम बढ़ते जाता है, तो तुम टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रहे हो, पहली चीज़। तो देन इट्स एक्चुअल पोजिशन व्हेन व्यूड near the horizon. Further, this apparent position of a star is not stationary but keep up changing slightly, since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary as was the case in the previous paragraph. तो इसलिए बोलता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो एक्चुअल पोजीशन होता है स्टार का वो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण एक्चुअल नहीं रहती है, वो एपरेंट हो जाती है, इसलिए वो बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेरिक में या अर्थ एटमॉस्फेयर में, और वो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण वो नॉर्मल के टूवर्ड्स जाता है। इसलिए जो स्टार है या कोई भी चमकीला ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है तो वो हमें एपरेंट पोजीशन पे दिखती है, ना कि एक्चुअल पोजीशन पे। तो सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टिंक्ट, स्टार बहुत दूर है और दे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, वो बहुत एक पॉइंट साइज सोर्स है लाइट का। और जैसे पाथ जो है रे का वो अंदर आता है
अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ठीक है, द स्टार गोज ऑन वेयरिंग स्लाइटली, इसलिए जो रिफ्रैक्शन है वो बार बार होते रहता है कॉन्टिन्यूस मैनर पे, तो स्टार जो है बार बार फ्लक्चुएट होता है उसका पोजीशन, तो जो एपरेंट पोजीशन है स्टार का वो फ्लक्चुएट होता है और अमाउंट ऑफ स्टारलाइट इंटरिंग द आई फ्लिकर्स, इसलिए हमें उसे चमकीला जैसा देखने को मिलता है। तो द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एट समटाइम फेंटर इन द ट्विंकलिंग इफेक्ट, यही ट्विंकलिंग इफेक्ट के कारण कभी कभी स्टार हमें बहुत चमकीला दिखता है और कभी कभी स्टार हमें डिमर दिखता है, या फिर बोल सकते हो उसको क्या, फेंटर। ठीक है, इसी तरह सन में भी होता है। सन में क्या होता है, एक्चुअली एपरेंट पोजीशन देखने को मिलता है हमें सन का, मतलब सन भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पोजीशन पे तभी दिखता है जब 12 नून होता है, यानी कि दोपहर के 12 बजे। बाकी सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पे हमें हर टाइम एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन देखने को मिलता है। वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, प्लैनेट की फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होती, क्योंकि प्लैनेट्स के पास खुद का लाइट नहीं होता, दे आर द ओनली प्लैनेट विच डज नॉट कंटेन देयर ओन लाइट, वो चमकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन एंड द स्टार्स। Though the planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended source, if we consider the planet as a collection of a large number of point-sized source of light, the total variation amount of light entering our eye from all the individual point-sized source will average out to zero and near nullifying the twinkling effect. अगर मान लो प्लैनेट है वो ज़्यादा क्लोज़र है फिर भी हमें उतना अच्छा से नहीं दिखता, बट ट्विंकलिंग हमें स्टार्स की क्यों दिखती है, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जिनके पास खुद का तो लाइट नहीं होता। तो अगर हम लोग प्लैनेट को एक लार्ज नंबर के पॉइंट साइज का कलेक्शन मान ले, तो जो टोटल वेरिएशन होगा लाइट का जो हमारे पास आ रहा है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, इसलिए हमें जो प्लैनेट का जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है वो हमें नहीं दिखना पड़ता, क्योंकि जितने भी लाइट रेज प्लैनेट से हमारे आइस तक आते हैं वो सारे एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। हिंस जो एवरेज जो होता है वो जीरो हो जाता है और नियर बाई नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट इन द व्हाट प्लैनेट्स। अब सनसेट या सनराइज के टाइम पे जो तुम्हें सनसेट देखने को मिलता है या सनराइज देखने को मिलता है उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तुम्हें जिस टाइम पे सनराइज हो रहा है, जिस टाइम पे भी सनराइज हो रहा है उससे 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, मतलब इफ़ द सन इज़ राइजिंग तो दैट इज़ नॉट एक्चुअल राइज, 2 मिनट बाद सनराइज होने वाला है। ठीक है, और सनसेट 2 मिनट बाद ही अबाउट 2 मिनट आफ्टर होता है, पहले ही सनसेट हो चुका है, अब 2 मिनट बाद क्या होगा, 2 मिनट बाद ही सनसेट हो चुका है, अब तक सनसेट हो चुका है, मीन्स ये एपरेंट है। एपरेंट का मतलब यही हुआ कि सनसेट 2 मिनट बाद हो चुका होता है और सनराइज 2 मिनट पहले होने वाला होता है। मीन्स सुबह के टाइम पे वो चीज़ फ्यूचर पे चलती है और शाम के टाइम पे वो चीज़ पास्ट पे चलती है। यानी कि तुम जब सनसेट देख रहे हो सनसेट ऑलरेडी हो चुका होता है और सुबह में जब तुम सनराइज देख रहे होते हो और वो सनराइज 2 मिनट बाद होने वाला होता है। तो जो एक्चुअल सनराइज है हम लोग देखते हैं दैट वाज एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजिन बाय सन। जब एक्चुअल जो है ये होरिजिन है दिस वेल, जब इससे एक्चुअल दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और तब हमें वो कब दिखते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के लय ताल पे आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लय ताल पे आ जाते हैं। दैट वाज ओनली इन द 12 नून, इसलिए हम लोग को 12 नून में ही क्या होता है एक्चुअल पोजीशन दिखता है सन का। तो सो द एक्चुअल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से हम लोग को क्या दिखता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सन का एक्चुअल पोजीशन सिर्फ तभी दिखेगा जब एक्चुअल क्रॉसिंग होगी होरिजिन की बाय द सन। The time difference between the actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes, and the apparent flattering of the sun disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena. ये जो सनराइज और सनसेट में 2 मिनट का डिले होता है या फास्टिंग होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू ही होती है। Scattering of light, the interplay of light with object around us give rise to several spectacular phenomena in nature. और ये जो इंटरप्ले है लाइट का ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो हमें बहुत सारे फिनोमिनास को देखने को मिलता है, जैसे हम लोग ने रेनबो देखा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखा, सनलाइट और सनराइज और सनसेट का देखा। तो द ब्लू कलर ऑफ द स्काई और द कलर ऑफ वाटर इन अ डीप सी, द रेडिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। हमें जो बादल ब्लू दिखता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेडीनेस दिखती है
क्लाउड्स में या वाटर जो डीप सी में देखना उनका जो कलर होता है, ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही फिनोमिना है। तो यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। तुम लाइट पार्टिकल्स का स्कैटरिंग प्रॉपर्टी को पढ़ोगे बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। एंड द पाथ ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। जब भी कभी भी तुम बीम लाइट को पास करोगे ट्रू सॉल्यूशन से तो वो कभी नहीं दिखेगा, लेकिन उसका पाथ सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन में ही विजिबल होता है, क्योंकि उसके जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं वो रिलेटिवली ट्रू सॉल्यूशन से ग्रेटर होते हैं। तो टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। इसके नॉर्मल प्रॉपर्टी वो भी होती है जब पूरे डार्क रूम में कोई भी लाइट पास हो रहा है तो तुम देखना उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखेंगे उस लाइट से, और वही होता है तुम्हारा कौन, टिंडल इफेक्ट या फिर कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन पे ये पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। और या फिर पार्टिकल्स तो छोड़ो, बीम ऑफ लाइट ही विजिबल नहीं होता। तो टिंडल इफेक्ट इसी को कहते हैं, पढ़ते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। ये ऐसा बात नहीं है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉट कॉल्ड द होमोजीनियस। दिस पार्टिकल इंक्लूड द स्मोक। इसमें स्मोक होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं। और जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। और जब भी बीम ऑफ लाइट इन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तब क्या होता है, उस बीम ऑफ लाइट का पाथ जो विजिबल दिखता है। लाइट रीचेज अर्थ आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजिवली बाय दिस पार्टिकल्स। और इसका जो पाथ होता है लाइट का वो हमें विजिबल होता है। तो द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट। और जब लाइट की स्कैटरिंग होती है कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा, जिसके कारण हमें बीम ऑफ लाइट विजिबल दिखता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग टिंडल इफेक्ट, जैसे कि ये क्या हो गया, कोलाइडल सोल्यूशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लोग बीम ऑफ लाइट क्या किए, पास कराए, तो इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट विजिबल हमें दिख रहा है कि ये कैसे पास हो रहा है, और इसके पार्टिकल्स भी इसके अंदर हमें क्या करते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन, और इस प्रॉपर्टी को जो कंटेन करता है वो उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर अ स्मोक फील्ड रूम। जब भी कोई स्मोक फील्ड यानी कि पैक्ड रूम में जब वाइट लाइट इंटर करता है एक स्मॉल होल के द्वारा, तो तुम देखना छोटे पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन पे दिखता है, ट्रू सॉल्यूशन पे कभी नहीं दिखता है। तो दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल विजिबल। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पार्टिकल को विजिबल कराता है। और टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिंग थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। अब इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, कभी भी डेंस फॉरेस्ट के थ्रू जब वाइट पार्टिकल्स पास आउट हो रहेंगे एकदम घने जंगल से, तुम देखना कैसे विजिबल लाइट दिखता है, या कोई भी अंधेरा वाला रूम से भी जब पास आउट हो रहेंगे तब। तो द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। ये जो स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जो पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं। अगर पार्टिकल ब्लू लाइट को स्कैटर कर रहे हैं तो हमारे आई में ब्लू लाइट आएगा और हमें वो चीज़ ऑब्जेक्ट ब्लू में दिखेगा। तो वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल ऑफ लार्ज साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर लाइट मे इवन अपीयर वाइट। अगर पार्टिकल्स वैसे लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं जिसकी जो वेवलेंथ है या पहुंचने की लॉन्गर वेवलेंथ नहीं है, तो वो वाइट लाइट की तरह अपीयर होता है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर कलर विजिबल होती है। इसीलिए अब यहीं पे इसका बहुत अच्छा आंसर है कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर पे जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जब वो वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं, और वो ब्लू लाइट हमारे आई तक पहुंचता है। इसीलिए हमें क्या होती है, इसलिए हमें बादल जो है ब्लू दिखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, हमें पत्ते ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि पत्ते ग्रीन लाइट को अपने आप में कंज्यूम नहीं करके रिफ्रैक्ट करा देते हैं, इसलिए वो ग्रीन लाइट हमारे आई तक पहुंचता है, इसलिए हमें वो पत्ते क्या होते हैं, ग्रीन दिखते हैं। तो द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव अ साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो एयर के मॉलिक्यूल्स है या कुछ अदर पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी साइज बहुत छोटी है अगर लाइट के वेवलेंथ से कंपेयर की जाए तो।
तो दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्कैटर कर पाएंगे देन द रेड लाइट, क्योंकि उसकी छोटी वेवलेंथ और उनका छोटा साइज़ है। इसलिए रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए वो छोटे पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर या अदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा अच्छा से स्कैटर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द स्मॉलर वेवलेंथ एंड देम हैव द स्मॉलर साइज। तो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। जब सनलाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल से पास होता है तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं मोर स्ट्रांगली देन द रेड लाइट। इसीलिए जो स्कैटर लाइट है वो हमारे आई में इंटर करता है और हमें हमारा जो बादल है, क्लाउड है, वो ब्लू दिखता है, आसमान ब्लू दिखता है। इसलिए स्काई वुड हैव लुक डार्क एंड द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी प्लेन में पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो उनको स्काई डार्क क्यों दिखता है, वहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, और पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो स्कैटर करने वाला भी कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, इसलिए वहाँ पे उनको कोई कलर ही नहीं दिखता है। तो स्कैटर ब्लू लाइट इंटर्स आवर आई, और इफ़ द अर्थ हैज़ नो एटमोसफेयर, अगर कोई एटमोसफेयर नहीं होगा मतलब पार्टिकल नहीं तो लाइट को स्कैटर करने वाला कोई नहीं, इसलिए वहाँ पे उनको क्लाउड क्या दिखते हैं, जनरली डार्क दिखते हैं। दैट्स वाई हाइयर एल्टीट्यूड में पैसेंजर ट्रैवल करने वाले को क्लाउड डार्क दिखते हैं। द स्काई अपीयर टू डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट हायर एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। उस प्रोमिनेंट हाइट पे स्कैटरिंग करने वाला कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता, ना एयर पार्टिकल्स ना फाइन पार्टिकल्स, इसलिए वहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो जनरली डार्क दिखते हैं क्योंकि पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होता। स्कैटर नहीं होंगे तो हमारे पास लाइट में आएगी नहीं आई पे, और जैसा लाइट आएगी नहीं तो हमें वो चीज़ डार्क ही दिखेगी। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल साइड आर रेड इन कलर। डेंजर जो होता है साइन वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, ठीक है, और वो सबसे कम स्कैटर्ड किया जाता है फॉग और स्मोक के द्वारा। तो फॉग और स्मोक में रेड लाइट विजिबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइट, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम स्कैटर्ड की जाती है पार्टिकल्स के द्वारा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा, इसलिए इसको हम लोग देख सकते हैं इवन इन फॉग इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। दूर से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपके सारा फिनोमिना मैंने बता दिया। हाउ वाई इज द स्काई ब्लू, सनलाइट के केस में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के केस में, टिंडल इफेक्ट के केस में, तीनों आई डिफिट्स के बारे में बता दिया, ह्यूमन आई के बारे में बता दिया। ह्यूमन आई के शॉर्ट्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो फटाफट रिवाइज कर लो हर चीज़। एंड आई होप दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।